Hello children, welcome back to the channel. Today we will continue with the first chapter of civics, that is the Union Parliament, and this will be the second part. We will cover the two houses of the Parliament, that is the Lok Sabha and the Rajya Sabha, their term, their qualification and their composition, as well as the presiding officers of both the houses of the Parliament, that is the Speaker and the Chairman. तो शुरू करते हैं. The Parliament of the Union Legislature of India consists of three bodies. अब वो तीन bodies कौन कौन सी हैं? President, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक घर है जिसका नाम हम पार्लियामेंट रख देते हैं और उस घर में दो कमरे हैं, उस कमरों का नाम लोकसभा और राज्यसभा रख देते हैं और उस घर का जो ओनर है वो है प्रेसिडेंट. सो दिस इज हाउ द यूनियन लेजिस्लेचर वर्क्स with the help of a president who is the head of the house and the two houses, that is the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Now Lok Sabha is also called the House of People. क्यों कहा जाता है House of People? क्यों? क्योंकि उसके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, वो लोगों के द्वारा चुन के आते हैं थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं लोगों के द्वारा. Whereas the Rajya Sabha is called the Council of States. Council of States इसलिए कहा जाता है because they are state representatives and they are not elected directly by the people. इनके जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं थ्रू द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. तो डायरेक्ट इलेक्शन में लोग चुनते हैं और इनडायरेक्ट इलेक्शन में जो ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर्स हैं लाइक द एमएलएज एंड ऑल, दे इलेक्ट द members of Rajya Sabha. So that's the difference between Lok Sabha and Rajya Sabha members. Now Lok Sabha is also called the lower house, whereas Rajya Sabha is called the upper house of the parliament. अब हम लोक सभा और राज्य सभा के जो बेसिक कॉम्पोजिशन, टर्म और क्वालिफिकेशन से उसके बारे में जानेंगे. लोक सभा, if you look at these two pictures on your screen, you'll see that there is a house which is filled with members sitting on a table or a chair, and this looks very very similar. दोनों ही बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं. सेंटर में आपके चेयर पे एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठे हैं और उसके अराउंड लोग बैठे हैं. तो अगर ऐसी कोई पिक्चर आती है तो हम ये कैसे डिफरेंशिएट करें कि लोकसभा कौन सी है और राज्यसभा कौन सी है? बहुत ही आसान तरीका है. जिस हाउस में ग्रीन कार्पेट है वो लोकसभा है और जिस हाउस में रेड कार्पेट है वो राज्यसभा है. अपर हाउस लाल कार्पेट, लोअर हाउस ग्रीन कार्पेट. लोगों के द्वारा चुन के जाते हैं and they work at the grassroots level, that is why it's green, and it is the upper house, तो VIP treatment मिलता है, red carpet. Okay, so that's the difference to identify which house is the Lok Sabha and which house is the Rajya Sabha. We've already discussed how they are elected. Now the qualification, क्या qualification होनी चाहिए आपको राज्य सभा और लोक सभा मेंबर बनने के लिए? सबसे पहले तो आपको हिंदुस्तान का नागरिक होना चाहिए. दूसरी चीज, आपकी एज कितनी होनी चाहिए? एज होनी चाहिए लोकसभा मेंबर के लिए 25 साल, वेयर एज राज्यसभा मेंबर होने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 30 साल की. ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है. देन यू शुड हैव अ साउंड माइंड. आप मेंटली फिट होने चाहिए, मेंटली स्टेबल होने चाहिए. चौथी चीज है कि आपके ऊपर कोई भी पनिशमेंट या कोई भी इम्प्रिजनमेंट नहीं होना चाहिए. आप कभी जेल नहीं गए हो. अगर आप 2 साल से ऊपर अगर आपने जेल में काटा होगा तो आप लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर नहीं बन सकते. तो यू शुड नॉट बी पनिश्ड अंडर एनी लॉ. देन यू शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, दैट इज आप कोई भी सरकारी ओहदा आप नहीं ले सकते. कोई भी आप गवर्नमेंट पोस्ट आपके पास नहीं होनी चाहिए to become the member of the Lok Sabha and Rajya Sabha. सरकारी नौकरी बेसिकली आपके पास नहीं होनी चाहिए. Then
of course your name should be there on the voter ID list. जो voter ID list बनती है उसमें आपका नाम होना चाहिए. आपके जो भी एरिया से आप आते हो, जहां से भी आपका रेसिडेंस है, वहां पे आपका नाम होना चाहिए वोटर आईडी लिस्ट में. राज्यसभा में है कि यू मस्ट बी द पार्लियामेंट्री इलेक्टर इन द स्टेट. जिस स्टेट से आप इलेक्ट होके आ रहे हो वहां के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए टू सीक फॉर एन इलेक्शन. So that is the term. Sorry, that was the qualification. Now we'll do the term. Term मतलब कितने साल के लिए राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स रहते हैं पार्लियामेंट में. तो लोकसभा के मेंबर्स का जो ड्यूरेशन है, नॉर्मल ड्यूरेशन जो है वो है 5 साल के लिए. ठीक है, वो है for 5 years. Sorry, here it is. And then for राज्यसभा it is 6 years. स्पेशल कंडीशन में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एन इमरजेंसी. अब इमरजेंसी क्या होती है, वॉर डिक्लेयर हो गया या और कोई नेशनल इमरजेंसी आ गई, उस कंडीशन में the president has the power to extend the term of the Lok Sabha for 1 year. 1 साल के लिए वो extend कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करा के आपको नई लोकसभा को वापस से सेट करना है. So that is the term of Lok Sabha, whereas Rajya Sabha never dissolves. अब इसमें क्या है कि लोकसभा हर 5 साल पे भंग हो जाती है. It gets dissolves, whereas the Rajya Sabha never gets dissolved. और क्यों राज्यसभा को परमानेंट बॉडी कहा जाता है? रीजन बीइंग दैट this is called the permanent body. Reason being that it never get dissolved. क्यों never get dissolved? क्योंकि इसके 1/3 members retire after every 2 years. तो हर 2 साल पे members 1/3 member retire होते हैं. तो पूरी तरह से सारे members एक साथ retire नहीं होते, एक साथ resign नहीं कर सकते, इसलिए ये permanent house है, whereas लोकसभा is not the permanent house, and that's the basic difference between these two houses. और ये provision जो है कि 1/3 members हर 2 साल पे रिटायर करेंगे, ये प्रोविजन पार्लियामेंट को मिला हुआ है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा में जो मेंबर्स हैं वो 552 होते हैं, वेयर एज राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं. अब इस 552 मेंबर्स में 530 मेंबर्स जो हैं वो डिफरेंट स्टेट से आएंगे और 20 मेंबर्स जो हैं वो यूनियन टेरिटरी से आएंगे. वेयरएज राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट होंगे डायरेक्टली बाय द प्रेसिडेंट, और जो 238 मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होंगे थ्रू डिफरेंट स्टेट्स. ठीक है, एंड यूनियन टेरिटरीज. तो 530 plus 20 is equal to 550, और जो टोटल नंबर है वो 552 का है. तो ये 2 मेंबर्स कहां से आएंगे? ये जो 2 मेंबर्स हैं वो भी नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट से फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, इससे इलेक्ट होते हैं. लेकिन जो 104th अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में इन जनवरी 2020, उसमें ये जो नॉमिनेशन है एंग्लो इंडियन का, इसे खत्म कर दिया गया है. इट इज नो लॉन्गर देयर. सो जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा दैट इज इन 2024, ये 2 सीट्स जो हैं वो नहीं रहेंगी अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए. सो दे विल बी आइदर जस्ट 550 seats, और अगर 552 seats होंगे तो it will be included in the state constituencies or either in the union territories. Okay, now let's come to the 12 nominated members. ये 12 nominated members. Now what is the basic difference between elected and nominated? elect मतलब लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, और नॉमिनेट मतलब आपके कोई हायर अथॉरिटी आपको नॉमिनेट करे, आप लोग आपको नहीं वोट करेंगे, आप नॉमिनेट होंगे. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड. तो
तो ये जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, दे बिलोंग फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, दैट इज फ्रॉम द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस. If you see people like Sachin Tendulkar and Rekha, film actors, they are all Rajya Sabha members, so they are nominated by the president. They are all distinguished people in their own fields, and they have made India proud from their body of work. So that is how people are nominated by the president. Now, the state with large population will have more representative in the Rajya Sabha, whereas the state having less population will have less representative from the Rajya Sabha. Now, elections of the members of Rajya Sabha, the parliament has prescribed that the members of the Rajya Sabha are indirectly elected by the members of the electoral college of that territory और region. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे राज्यसभा के मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, डायरेक्टली नहीं. और इनडायरेक्टली कौन इलेक्ट करता है? जो ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, वो उनको इलेक्ट करते हैं फॉर द राज्यसभा. Now, of course, they are elected on the basis of proportional representation. जिस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन है उतने मेंबर्स, उस हिसाब से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, उतने मेंबर्स भेजे जाते हैं राज्यसभा में. अगर पॉपुलेशन कम है किसी स्टेट की तो कम मेंबर्स वहां से आएंगे, और पॉपुलेशन लाइक यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है तो वहां से ज्यादा मेंबर्स जाएंगे राज्यसभा में. नाउ वेकेशन ऑफ द सीट्स को कैसे वेकेट कर सकते हैं? पार्लियामेंट्री सीट्स होंगी बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा की. तो पहला कंडीशन है कि इफ अ मेंबर स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ. अब एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? कि सपोज आपने किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ा और आप जीत गए और आप जाते हैं, मेंबर बनते हैं लोकसभा या राज्यसभा के, तो लोकसभा के स्पेशली, तो आप मेंबर बनते हैं तो एंड वहां जाके आप अपनी पार्टी बदल लेते हैं. सो देयर आर चांसेस दैट यू विल बी डिस्क्वालिफाइड अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ बाय द parliament. Okay, and if the member resigns in writing, it gives his resignation to the speaker. दूसरा कंडीशन क्या है सीट खाली होने का पार्लियामेंट की? जब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रेजिग्नेशन दे दे. अब रेजिग्नेशन देने के कोई भी कारण हो सकते हैं, उनके पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, प्रोफेशनल रीजंस हो सकते हैं. तो इफ द स्पीकर एक्सेप्ट्स द रेजिग्नेशन, देन आल्सो इन दैट कंडीशन द सीट्स बिकम वेकेंट. तीसरी कंडीशन है इफ द मेंबर इज एब्सेंट फॉर 60 कॉन्जिक्यूटिव डेज, 60 दिन तक लगातार बिना प्रायर परमिशन ऑफ द स्पीकर को बिना आप बताए, बिना इन्फॉर्मिंग द स्पीकर, इफ यू आर absent from the parliamentary proceedings, then also the speaker can ask for your resignation. And fourth point है कि if a member is subject to any disqualification mentioned in the constitution, अगर constitution में कोई ऐसा प्रावधान है जिसकी वजह से वो member disqualified माना जाएगा, उस condition में भी the seat will have to be vacated. So these are the 4 conditions जिनकी वजह से seats vacant होंगी parliament में. ये important है. There are 4 points. You can remember this. Now the Speaker of the Lok Sabha. Speaker of the Lok Sabha is the presiding officer of the Lok Sabha. Preside करता है. और presiding officer का काम क्या है? To see that the Lok Sabha works in a smooth manner. It is also important that the speaker should ensure that the decorum of the house is maintained. Now speaker is also called the presiding officer. Okay, and speaker is also eligible for re-election. अगर काम अच्छा है और the speaker has gained the popularity and respect of the people, then there might be a chance that he might be re-elected. तो ऐसा नहीं कि ये पोस्ट एक बार के लिए है, दोबारा भी इलेक्ट हो सकते हैं स्पीकर. देन स्पीकर अगर रिजाइन कर दे तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो डेप्यूटी स्पीकर होंगे वो टेक ओवर कर लेंगे स्पीकर की पोजीशन पे और उनके फंक्शंस को वो सुचारू रूप से चलाएंगे. और स्पीकर तब तक ऑफिस होल्ड करता है जब तक दूसरे फ्रेश इलेक्शंस नहीं हो जाते. तो
अगले 5 साल के लिए, जो 5 साल की सरकार बनेगी, 5 साल के लिए लोकसभा आती है, उनका टर्म होता है, तो उन 5 सालों में द स्पीकर इज देयर फॉर द एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा. सो दैट इज द स्पीकर. नाउ इलेक्शंस कैसे होते हैं स्पीकर के? तो जो स्पीकर होता है वो उन्हीं मेंबर्स में से इलेक्ट होता है जो ऑलरेडी इलेक्ट होके लोकसभा में आते हैं. तो दे बेसिकली दे बिलोंग फ्रॉम द रूलिंग पार्टी. जो भी गवर्नमेंट फॉर्म करता है लोकसभा में, वो उनमें से ही कोई एक स्पीकर बनता है और सिंपल मेजॉरिटी से वोटिंग होती है एंड दे सेलेक्ट देयर speaker. Now, of course, the speaker is elected for 5 years. उनकी भी पोजीशन 5 साल के लिए होती है. Now, what are the powers and functions of the speaker? स्पीकर के जो फंक्शंस हैं, वो उनका जो पहला काम है to ensure that to preside over the meeting of the house. मीटिंग को कब बुलाना है, कैसे बुलाना है, कैसे कंडक्ट करना है, ये सबसे पहला काम है स्पीकर का. बिना स्पीकर के मीटिंग हो नहीं सकती. डेट वो देते हैं, टाइम वो देते हैं, अपने हिसाब से वो कंडक्ट कराते हैं मीटिंग्स को. तो दैट इज द ड्यूटी ऑफ द स्पीकर टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग. He or she has final power to maintain order. अब डिसिप्लिन मेंटेन करना, डेकोरम मेंटेन करना, रूल्स जो हैं पार्लियामेंट के उसको इंटरप्रेट करना, वो सारा काम स्पीकर का होता है. स्पीकर इंश्योर करता है कि इफ somebody misbehaves, if somebody doesn't behave in an orderly manner in the parliament, that is the house, Lok Sabha, then it is the duty of the speaker to ensure that the person is suspended and that person is withdrawn from the house. तो ये सारा काम स्पीकर का है. उनके पास ये पावर है कि किसी भी मिनिस्टर को या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वो सस्पेंड कर सकते हैं if the minister or the member of parliament is not behaving properly or is behaving in a gross manner in the Lok Sabha. Now, election of the speaker we have done. Let's come to another point. He or she communicates the decision of Lok Sabha to the concerned authority. जो भी decision लिए गए हैं लोक सभा में, वो communicate करते हैं जो भी concerned authority होती है उनको for the implementation of the decision. Very important function of the speaker is to decide whether the bill is money bill or an ordinary bill. अब ये कैसे decide होगा, क्या difference है money bill और ordinary bill में? जो money bill है, जो भी पैसे रुपए से concern है, वो money bill होता है, और जिसमें पैसा involved नहीं है वो ordinary bill होता है. लेकिन ये तय कौन करेगा कि ये money bill है ये या ये ordinary bill है? तो इसको तय करते हैं speaker. So speaker has to decide whether the bill is money bill or an ordinary bill, and all the bills that are passed by the Lok Sabha have to be signed by the speaker before they are sent to the other house of the parliament, that is the Rajya Sabha. Now, he presides over the joint sitting of two houses of parliament. साल में 2 बार, मिनिमम 2 बार दोनों हाउसेस को एक साथ मीटिंग करनी होती है, राज्यसभा और लोकसभा को. और उस समय प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? राज्यसभा के चेयरमैन नहीं होंगे, उस समय जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो होगा स्पीकर. ठीक है? सो दैट इज द पावर एंड द फंक्शन ऑफ द speaker. Now he also appoints the chairman of all parliamentary committees. जितने भी parliamentary committees हैं उनके जो chairman हैं उनका appointment भी speaker करते हैं. ठीक है? The speaker also nominates the parliamentary delegations that are sent to other countries. दूसरे country में foreign delegations जाते हैं, हिंदुस्तान के जो representatives हैं, member of parliament हैं, वो भेजे जाते हैं. तो उनकी जो nomination है वो भी speaker करते हैं, वो तय करते हैं कि कौन जाएगा इस फॉरेन डेलीगेशन में. दैट इज ऑल्सो द ड्यूटी एंड द फंक्शन ऑफ द स्पीकर. नाउ each house of the parliament have separate secretariat staff and each secretariat is under the control of the
स्पीकर। तो जितने भी सेक्रेटरिएट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट विंग्स हैं, उनके जो सेक्रेटरिएट्स हैं वो स्पीकर को रिपोर्ट करते हैं। सो इमेंस पावर विद द स्पीकर, बहुत सारे पावर्स हैं और फंक्शंस हैं स्पीकर के। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनी 3 or 4 पावर ऑफ फंक्शन याद कर लो, अगर बोर्ड में आएगा तो यू विल बी easily able to write it. There are so many powers. If we look, then there are total 9 powers and functions of the speaker. Any 3 to 4 powers and functions आप याद करके रखो, easily you can write it. Okay, so that is the, I guess, the end of this topic. And no, that is not the end of the topic, sorry. We have the presiding officer also. Now, who is the presiding officer? Presiding officer of Rajya Sabha. राज्य सभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट को कौन चुनता है? वाइस प्रेसिडेंट को दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर्स चुनते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स चुनते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। एंड जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं राज्यसभा के, उनको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहा जाता है। ही इज कॉल्ड द चेयरमैन ऑफ द हाउस। राज्यसभा में चेयरमैन कहलाते हैं और लोकसभा में स्पीकर कहलाते हैं। ये डिफरेंस याद करना, दोनों ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, मोर और लेस फंक्शंस भी सेम है, दोनों ही मीटिंग्स बुलाते हैं, मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं। वो जो राज्यसभा का कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल्स को इंटरप्रेट करना, वो भी इनका काम है। दोनों ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के मोर और लेस सेम जॉब्स हैं, बट the names are different. Rajya Sabha presiding officer is called the chairman and he is the vice president of India, whereas Lok Sabha presiding officer is called the speaker. Now the chairman, if the chairman is removed from the office of the Rajya Sabha, then who takes over? The deputy chairman takes over the work of the chairman. So Deputy chairman is also elected from its member. राज्यसभा के ही members से deputy chairman चुना जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ speaker के जो नीचे जो deputy speaker होते हैं वो भी लोकसभा से चुने जाते हैं, वैसे ही deputy speaker भी राज्यसभा से ही चुने जाते हैं। So in the absence of the chairman, the deputy speaker performs all the function. So Deputy Chairman may be removed from his office by a resolution of Rajya Sabha. अगर उनको हटाना हो तो एक रेजोल्यूशन पास करनी होती है राज्यसभा में, और उस रेजोल्यूशन को पास करने से पहले 14 दिन का प्रायर नोटिस देना होता है कि हम ये रेजोल्यूशन पास करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन बोला और हट गए। तो 14 दिन के एडवांस नोटिस जाता है किसी भी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए, डेप्यूटी चेयरमैन को हटाने के लिए। So this is the presiding officer. ये हमारा पूरा टॉपिक क्लियर करता है, कवर करता है for that matter, और हमने कवर किया है राज्यसभा, लोकसभा and their presiding officers. So that's the end of this part. We will continue the next part in the next video. Thank you everyone.